नमस्कार दोस्तों, आज हम जैगल प्रीपेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो जैगल प्रीपेड को शॉर्टलिस्ट करके पढ़ने के चार इंपॉर्टेंट रीजंस थे। एक तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का काफ़ी सही है, 48% है। पिछले 4 क्वार्टर्स का 61% है। पिछले 3 साल का अर्निंग्स ग्रोथ 32% है और पिछले 4 क्वार्टर्स का अर्निंग्स ग्रोथ तो 273% है, जो कि एक फिनोमिनल अर्निंग्स ग्रोथ है। तो नॉर्मली हमारा जो फिल्टर होता है 25% सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ का, उस फिल्टर पे ये कंपनी काफ़ी सही उतर रही है। पिछले 1 साल में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 2.5x से ऊपर गया है, 250% से ऊपर गया है। काफ़ी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, अक्टूबर 23 में इनकी लिस्टिंग हुई थी और जैसे मैंने कहा कि पिछले 1 साल में स्टॉक प्राइस 250% से ऊपर गया, राइट। तो whenever a stock price goes up, there are two reasons attributing to that. One is स्टॉक प्राइस अगर ऊपर गया है तो क्या वो अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से ऊपर गया है, ईपीएस की वजह से ऊपर गया है, या फिर पी की वजह से ऊपर गया है। तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस जो ऊपर गया है 250% से, वो अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से ऊपर गया है। तो 1.82 का ईपीएस था, 5.69 बना, which kind of leads to 213% का एक तरह से अर्निंग्स ग्रोथ, विच इज़ अ गुड थिंग। नॉर्मली अगर आप देखो पिछले 1 साल में जो भी स्टॉक प्राइसेस ऊपर गए हैं वो बहुत एंटिसिपेशन में ऊपर गए हैं। इन अदर वर्ड्स, बहुत सारा लिक्विडिटी की वजह से या फिर ग्रोथ फ्यूचर में आने वाला है उसकी वजह से स्टॉक प्राइस ऊपर गए हैं। दिस कंपनी इज एन एक्सेप्शन वेर इन द स्टॉक प्राइस इज गॉन अप बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स दैट द कंपनी हैज गिवन एंड नॉट बिकॉज ऑफ द पी एक्सपेंशन और लिक्विडिटी दैट इज देयर इन द स्टॉक मार्केट राइट नाउ, राइट। इस कंपनी का अगर आप देखोगे पिछले 1 क्वार्टर में DIS स्टेक्स जो है वो काफ़ी डबल हुए हैं। 5.44% था मार्च 2024 में, सितंबर में 10.69% और 11% ऑलमोस्ट। काफ़ी मेजर एक तरह से फंड्स ने इन्वेस्ट किया है। ICICI Prudential इज़ देयर, बैंक ऑफ इंडिया इज़ देयर, ET मल्टीकैप इज़ देयर, कोटक इज़ देयर, ICICI Prudential अगेन इज़ देयर, राइट। सो DI इंटरेस्ट काफ़ी जागा है इस कंपनी में रिसेंटली, पिछले 1-2 क्वार्टर्स में, पिछले 1 क्वार्टर्स में स्पेशली, राइट। एंड ऑल्सो यू हैव सम ऑफ द रिनाउंड रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक आशीष कचोलिया एंड अजय कुमार अग्रवाल विच हैव predominantly made their net worth by investing in small cap micro cap companies, right। तो जैगल प्रीपेड एक SaaS कंपनी है। इंडिया जिस तरह आईटी में एक मार्केट लीडर है, उसी प्रकार SaaS में एक तरह से मार्केट लीडर है। बहुत सारे SaaS कंपनीज इंडिया में ओरिजिनेट होते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम ग्लोबल कंपनीज, राइट। तो एक SaaS कंपनी है और इसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, राइट, स्पेंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो नॉर्मली ये कंपनी, इट्स अ B2B कंपनी, इट सेल्स टू बिगर कॉर्पोरेट्स, SMEs एंड स्टार्टअप्स, राइट। तो ये जो बड़े कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होते हैं या फिर छोटे कॉर्पोरेट एंटिटीज़ भी होते हैं, इनके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एम्प्लॉय सैलरी के एक्सपेंस है, उसको ट्रैक करना होता है, राइट। लोग एक्सेल में ट्रैक करते हैं, बट अगर एक सॉफ्टवेयर में आप ट्रैक करोगे तो आपको बहुत पुराना डेटा, पिछले साल का डेटा, जब कभी जिस the accessibility to data is extraordinary when you're tracking all these things on a software, right। तो expenses एक तरह employees के जो भी salaries होते हैं वो track होते हैं। दूसरा, you're working with distributors में जब दिवाली दशहरा आता है तो आपको incentives देने पड़ते हैं, reimbursements करने पड़ते हैं। distributor का जो sales team है उसको थोड़ा prep करने के लिए, उसको motivate करने के लिए आपको incentives देने पड़ते हैं। तो those expenses get tracked over here as well। I mean, there are modules over here in this software you can track all these expenses। and तीसरा जो आता है वो वेंडर्स के साथ आता है। सो राइट, यू आर वर्किंग विद वेंडर्स, यू प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वेंडर, यू हैव टू पे टू दोज वेंडर्स। पेएबल्स जो है दोज गेट ट्रैक्ड एज एक्सपेंसेस ऑन दिस सॉफ्टवेयर्स, ऑन दिस सॉफ्टवेयर, राइट। तो प्रोडोमिनेटली एक एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कंपनी, और 3 तरह से पैसा कमाती है। एक तो सॉफ्टवेयर फीस होती है, राइट, जो बेसिकली इसको आप लाइफ साइकिल फीस बोल लो, मेंटेनेंस फीस बोल लो, एक सॉफ्टवेयर फीस होती है विच इज़ लाइक मिनिस्क्यूल, राइट। तो इट्स 4% टू द टॉप लाइन राइट नाउ, राइट। दूसरा जो है इंटरचेंज फीस। सो ये कंपनी जो है ये प्रीपेड और पोस्टपेड कार्ड्स भी देती है। फॉर एग्जांपल अब न्यू ईयर आ रहा है तो लेट्स से मुझे मेरी टीम को एक डिनर के लिए लेके जाना हो, लेट्स से आई हैव टू टेक आउट 45 पीपल, थोड़ा ज़्यादा लोग हैं, एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करना है, राइट। तो वहाँ पे बिल करीबन 1 लाख की हो जाएगी। तो वो मैं आउट ऑफ द पॉकेट नहीं पे करूँगा, कंपनी ने मुझे एक कार्ड दिया है और मुझे बस वो कार्ड स्वाइप करना है, जैसे मैं कोई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्वाइप करता हूँ, और फिर बाद में कंपनी और बैंक के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होता है जो जैगल फैसिलिटेट करता है, राइट। तो उस ट्रांजैक्शन का जैगल को कुछ एक कट मिलता है, राइट। तो वो ये कट है। तो दे हैव टू वर्क विद बैंक्स इन पार्टनरशिप। तो एक ये दूसरा मॉडल है, दूसरा चैनल है मोनेटाइजेशन का। तीसरा है वाउचर्स। सो फॉर एग्जांपल आप कंपनीज में काम करते हो, आपके
परफॉर्मेंस मेट्रिक होते हैं, अगर आप परफॉर्मेंस मेट्रिक एक्सीड करते हो तो कंपनी आपको कुछ रिवॉर्ड देती है, वाउचर देती है, अमेजोन पे आप कपड़े जाके ख़रीद सकते हो या शॉपर स्टॉप में कपड़े खरीद सकते हो, राइट। आप टैक्सेशन के लिए आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। देर आर मल्टीपल थिंग्स, देर आर फेस्टिवल्स दैट कम अप, तो उसके लिए वाउचर्स एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए, कैशबैक ऑफर्स दिए जाते हैं, तो दैट पीपल काइंड ऑफ यूज़ इन काइंड ऑफ रिटेल स्टोर्स, राइट। तो ये उसमें एक कट मिलता है एक तरह से इस कंपनी को, राइट। 3 मेजर सोर्सेज ऑफ मोनेटाइजेशन है। पहले वाले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 95% है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो कंपनी में बन रहा है, खुद के लोग बना रहे हैं, राइट। तो मेंटेनेंस चार्ज एक बेसिक मारेंगे और पूरा 95% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन खुद लेके जाएंगे। यहाँ पे बैंक्स के साथ काम करना पड़ता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। यहाँ पे तो रिटेल स्टोर्स के साथ काम करना पड़ता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि कम ही होते हैं, राइट। तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखो इस कंपनी का तो इतने अच्छे नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। एक SaaS कंपनी को, एक सॉफ्टवेयर कंपनी को 9% या सिंगल डिजिट में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स दे रही है तो इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग, राइट। अगर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कम रहेंगे तो आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगी, 5% 4% की नेट प्रॉफिटेबिलिटी। ये थोड़ी तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एसेट हैवी कंपनी है, ये तो एसेट लाइट कंपनी है। इसके तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 20% 15% की होनी चाहिए। IT में अगर लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया, IT कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया, क्योंकि IT कंपनीज एसेट लाइट कंपनी होती है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी सुपर्ब होती है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा होता है। 100 रुपये अगर मैनेजमेंट बिजनेस में लगा रहा है, 100 रुपीज़ मैनेजमेंट अगर बिजनेस में लगा रहा है तो करीबन 17 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है उसको, राइट। तो the profitability of asset light companies is far better than asset heavy companies, manufacturing companies, right। तो ये एक asset light company है, fixed asset to total asset का इसका ratio 15% है, right, but फिर भी उसकी profitability कम है। return of equity 14% है। एक कोई investor अगर इस कंपनी में पैसा लगा रहा है तो उसको 14% का profit मिल रहा है, which is not extraordinary, right। it is good but it's not extraordinary, right। You do not expect single digit profitability from IT companies or SaaS companies because you can't expect that, right? There are enough companies in the market which are bigger than this company and they have the net profit margin somewhere in the range of north of 25%, right? So ये एक चीज़ है जो इतनी बढ़िया नहीं है। तो कंपनी का इस पे एक्सप्लेनेशन ये है कि a lot of operational efficiency is needed right now because ये जो भी इनके जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें वो काफ़ी कैशबैक देते हैं कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, रिटेन करने के लिए, तो वो एक तरह से एक्सपेंसेस जा रहे हैं और मार्केट शेयर लेने के लिए जा रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। इन फ्यूचर द OPM वुड इम्प्रूव एंड द NPM वुड इम्प्रूव एंड ऑब्वियसली द रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी बेटर एज कम्पेयर टू वॉट इट इज़ राइट नाउ। बट जो आगे होगा वो आगे होगा, अभी उसके बारे में नहीं ज़्यादा डिस्कस करते, राइट। तो दूसरा एक चीज़ है कि when you're talking about clients that the company is working with, corporate clients, bigger clients, right, you're working with banks, right। तो सबसे बड़ा issue when you're working with the bigger bigger players in the market, especially if you're a smaller company or a startup, कि आपका जो business model है, the bargaining power that you have with all these bigger players is very very weak, right। that gets reflected in your receivable days। अगर आप receivable days देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा high है, 82 का receivable days है, right। आप receivables देखोगे the number is like 16 crore in 2020, right now it's like 201 crore, right। that's why you have to take a lot of short term debt, क्योंकि आपको receivables you have to keep afloat, that's why you need a lot of short term debt। तो balance sheet इतनी कुछ strong नहीं है इस कंपनी के। अगर आप देखोगे P&L पे भी the PAT is 132 crores but the cash flows that the company has got is minus 96 crores। मतलब एक तरह से PAT या profit 273% का earnings growth दिखा रही है कंपनी, बट वो अर्निंग ग्रोथ को कैश फ्लोज में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, राइट। तो 96 माइनस है कैश फ्लो, तो CFO टू पैट रेशियो इज माइनस 0.7 विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। आप प्रॉफिटेबिलिटी कितनी भी दिखा लो 500% की 700% की, बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग कैश इनटू योर इकोसिस्टम इनटू योर कंपनी देन मतलब इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग, राइट। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव ही होगी, कैश ही नहीं आ रहा है तो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कहाँ से होगा, राइट। तो इस कंपनी का अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ ड्राइवर्स दिए, तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो दिया है अगले साल का FY25 को करीबन 45 to 50% का सेल्स ग्रोथ का दिया है, एंड दे वांट टू अचीव दिस बाय क्रॉस सेलिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। सो एक प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी फिट कर दिया है किसी बड़े कंपनी के इकोसिस्टम में, आपको बस और प्रोडक्ट्स बनाने हैं और उसको बस क्रॉस सेल करते जाना है, बिकॉज
once the initial product gets integrated with the ERP and other softwares that the larger ecosystem has or the company has, फिर ना the exit barriers to that product are very very high. कोई एक competitor आएगा जो 10% 12% आपको सस्ता भी देना चाहेगा, but company will not entertain it क्योंकि integration के लिए करीबन 8-9 महीने लग जाते हैं, right? So these kind of companies, what they do is they get the first product in and then they kind of build other products to kind of जो भी कंपनी के नीड्स होते हैं उसको एक तरह से फुलफिल करने के लिए, राइट? फॉर दैट दे एक्वायर एज वेल. तो इस कंपनी में पिछले 1 साल में 2 से 3 एक्विजिशन किए, फटाफट एक्वायर कर रही है और प्रोडक्ट्स को एक तरह से फिट कर रही है अपने इकोसिस्टम में, राइट? द रिटेंशन रेट अगेन इज वेरी गुड फॉर B2B SaaS कंपनीज बिकॉज once you integrate it with the larger ecosystem, it's very difficult for even that company to remove your software or remove the dependency on your software. So इसका retention rate 98%, a phenomenal retention rate है. और obviously ये SaaS company है तो इसके ambitions है कि ये globally एक तरह से एक बहुत बड़ी company बने. So that is something which we'll have to see how it works out, right? तो if I have to give a brief about this company, right, इसके जो longevity of sales growth, मतलब अगले 2 से 3 सालों के लिए sales growth आ जाएगा, should not be a problem because there are enough sectoral tailwinds. तो expense management industry internationally is growing by 15% CAGR. In India it's growing by around 10% CAGR. So this is a startup actually. ये एक बहुत huge market है, लोगों के behaviors change हो रहे हैं. So I do not see any problem in the longevity of sales growth कि लंबे टाइम तक 2, 3, 4 सालों तक sales growth आते रहेगा, right? Predictability of earnings is also high because 25% earnings is something which they can achieve. It's a SaaS company, right? Profitability of the business is low. The net profitability is less than 10%. At least right now it's less than percent, and I do not see anything major happening in the next couple of years, at least till the time the company is taking market share, right? Predictability of cash flows में हमने बात की, cash to convert profit to cash flow negative hai. They will have to collect money from the larger clients. I mean, it's understandable that you're working with larger clients, your bargaining power is weak, but over a period of time companies have to collect money, right? Self-sustainability of the balance sheet again is average because ऐसे companies को वर्किंग कैपिटल डेट की हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, इनके रिसीवेबल डेज हर वक्त ज़्यादा होते हैं, रिसीवेबल्स का जो नंबर होता है इनकी बैलेंस शीट में हर वक्त बढ़ा रहता है. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग which is evident from the balance sheet. इसके valuations 94 का PE है इसका. I think valuations ज़्यादा है इसके, right? For the kind of numbers that the company has shown, except for the sales growth, right? Operating leverage का business है, sales growth. Tech business is mostly operating leverage, scalable business, इसलिए global expansion करना चाहती है, right? But सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के अलावा कुछ और दिखा नहीं कंपनी में. बैलेंस शीट भी काफ़ी कमज़ोर दिखी है, कैश फ्लो मैनेजमेंट कमज़ोर दिखा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कमज़ोर दिखी है, right? So this was a brief about Zaggle Prepaid. Hope you like this analysis. If you have, please like and share it. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the stock market. Thank you very much for your time, guys. Take care. Bye-bye.